आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए पहला प्रश्न, शिशुओं में प्रोटीन ऊर्जा की रोकथाम के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। मतलब शिशु में जो है प्रोटीन ऊर्जा का रोकथाम क्यों हो जाता है, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों का बताना है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं इस प्रश्न में इसका उत्तर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। प्रोटीन ऊर्जा का जब रोकथाम हो जाता है तो उससे शिशुओं में कुपोषण का शिकार होना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं इसका क्या कारण है। देखते हैं पहला कारण, निर्धनता, मतलब धन की अपर्याप्त मात्रा होना। दूसरा है मातृ कुपोषण। तीसरा है संक्रमण। चौथा है अस्वस्थता। पाँचवा है अज्ञानता, मतलब ज्ञान का भी इसमें होना चाहिए कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कब क्या कौन सा प्रोटीन देना चाहिए, यह होता है। और छठा है बच्चे को आहार देने संबंधी गलत प्रचलन, मतलब कि बच्चे में कि एक आहार संबंधी थोड़ा थोड़ा सा भोजन टाइम टाइम पे 5-6 बार देना चाहिए। ऐसे में बहुत से माता पिता होते हैं जो एक ही बार में ढेर सारा भोजन बच्चे को दे देते हैं, उससे भी कुपोषित होने का एक कारण हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। एनीमिया होने के कौन कौन से कारण हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ सहायक उपायों का उल्लेख करें। एनीमिया जो है, इस प्रश्न में एनीमिया होने के कौन कौन से कारण। देखिए एनीमिया रोग जो है ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से लौह तत्व की कमी से होता है, जो फोलिक अम्ल तथा विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, आइए इसका कारण जानते हैं क्या क्या कारण है। एनीमिया, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण और रक्त में हेमोग्लोबिन का स्तर घटने के कारण होता है। एनीमिया होने के दो मुख्य कारण हैं, देखते हैं क्या क्या कारण है। आहार संबंधी कमी, आहार में एक संतुलित नहीं होना। ठीक है, शरीर में लौह तत्व का क्षय, शरीर में लौह तत्व का कमी होने लगता है या घटने लगता है, इससे भी एनीमिया होने का खतरा बढ़ता है। आइए इसके सहायक क्या क्या हम कर सकते हैं। एनीमिया की रोकथाम में सहायक निम्नवत है। पहला है आहार संबंधी उपाय, दूसरा है फर्टिफिकेशन, तीसरा है लौह तत्व या फोलिक अम्ल की गोलियों का सेवन करना, जिससे एनीमिया का रोकथाम हो सकता है। आइए तीसरा देखते हैं, आयोडीन का हमारे जीवन में महत्व तथा उसकी कमी की रोकथाम के लिए उपायों का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर क्या है। आयोडीन की कमी से उत्पन्न विसंगति का अर्थ आहार में आयोडीन की मात्रा से उत्पन्न वे हानिकारक स्थितियां जो मनुष्य के स्वास्थ्य को जीवन के प्रारंभिक काल से वयस्क अवस्था तक प्रभावित करती है। आयोडीन गल ग्रंथि को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। इस ग्रंथि से स्रोत होने वाली थायरोक्सिन मनुष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन इसी थायरोक्सिन निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन की कमी के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला देखते हैं नमक में आयोडीन मिलाना, दूसरा है पोटासियम तथा सोडियम आयोडाइड की गोलियों का प्रयोग, तीसरा है आयोडीकृत तेल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम, लक्षण और रोकथाम बताएं। विटामिन डी से कौन बीमारी होता है, उसका क्या लक्षण है और उसका क्या उपचार है। देखिए सबसे पहले इसका बीमारी कौन सा होता है। बीमारी है रिकेट्स और अस्थिर मृदिता। ठीक है, लक्षण क्या है। बच्चे को बेचैन होना, मांसपेशियों की सुदृढ़ता का कम होना, मांसपेशियों की दुर्बलता, मांसपेशियों का ढीला होना, विकास में विलंब, हड्डी पसली एवं टांगों में दर्द, हड्डियों में फ्रैक्चर होना, ये इसका लक्षण है। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होता है उसका लक्षण है शरीर में
ऐसा दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसका रोकथाम और उपचार। विटामिन डी की दवा लेना, मांसपेशियों में विटामिन डी का टीका, आहार में कैल्शियम का प्रयोग, सूरज की रोशनी में बच्चे को बैठाना, जो बच्चे को फ्री में मिल जाता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। फ्री में विटामिन डी लेना है तो सूर्य की रोशनी में आप बैठा दीजिए बच्चे को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। पेलेग्रा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके निदान के तरीकों पर प्रकाश डालें। आइए देखते हैं इसका उत्तर। पेलेग्रा नामक रोग नियासिन नामक विटामिन की कमी से होता है। देखिए पेलेग्रा रोग क्या है, आप देखते होंगे कि आप पहले जो है किसी अपने गांव में देखते होंगे किसी को कि वाइट शरीर में हो जाता है, उसी को पेलेग्रा रोग कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मक्का में नियासिन मुख्य रूप से होता है जो शहरों में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मक्का खाने वाले लोगों में पेलेग्रा रोग होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आइए देखते हैं इसका उपचार। निकोटोमाइड औषधि लेना, ये एक दवाई का नाम है, वो लेना। दूसरा देखते हैं नियासिन के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेना, ठीक है। तीसरा देखते हैं रोगियों को ज़्यादा आराम की सलाह देना, मतलब जो रोगी है पेलेग्रा रोग से ग्रसित है उसको आराम करने का ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। कुपोषण और संक्रमण के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करें। कुपोषण और संक्रमण रोग जो है एक दूसरे से कैसे एक साथ होता है, वो उनका क्या संबंध है एक दूसरे से, उसको स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं इसका उत्तर। कुपोषण से संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। संक्रमण बच्चों को कुपोषण की ओर ले जाता है। संक्रमण और कुपोषण के परस्पर संबंधों के कारण ही बच्चों में मृत्यु की दर काफ़ी अधिक होती है। कुपोषण तथा संक्रमण से बच्चों की शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, जैसे छोटा कद, बौनापन, यानी कि उसका लंबाई नहीं बढ़ता है बच्चे का, ठीक है। कुपोषण और संक्रमण एक दूसरे की गंभीरता को बढ़ा देते हैं, इसी कारण एक साथ कई बीमारियां आक्रमण करती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। खासरे के दौरान माता को पोषण संबंधी कौन सा आहार बच्चे को देना चाहिए। देखिए तो ये बीमारी के दौरान माता को क्या ध्यान देना चाहिए, कौन सा आहार देना चाहिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। खासरे में माँ को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला देखते हैं क्या है। अगर बच्चा माँ के दूध पर चल रहा है तो स्तनपान जारी रखना चाहिए। दूसरा देखते हैं बच्चे को तरल पदार्थ जैसे दूध, जूस, कांची आदि देने चाहिए। तीसरा देखते हैं ठोस आहार में बच्चे को पतली खिचड़ी या और दलिया देने चाहिए। छठा देखते हैं निर्जलीकरण से बचने के लिए बच्चे को जीवन रक्षक घोल बार बार देने चाहिए। पाँचवा देखते हैं बच्चे को मुंह द्वारा विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए, ठीक है। लास्ट देखते हैं पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अतिसार में किस प्रकार की आहार व्यवस्था बच्चे के लिए होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अतिसार में आहार व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। पहला देखते हैं माँ स्तनपान जारी रखे, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। दूसरा है बच्चे को पचने वाले नरम खाना दिया जाना चाहिए। तीसरा है बिना मसाले वाला खाना देना चाहिए। चौथा है पोटासियम से भरपूर खाना जैसे फलों का रस, पका हुआ केला, आलू, गाजर आदि देने चाहिए। पाँचवा है एक दिन में बच्चा 5 से 7 बार आहार ले। छठा है बच्चे का खाना ज़्यादा तरल हो, मतलब ज़्यादा मिला हुआ हो, घोल टाइप का हो, ठीक है। बच्चे को जीवन रक्षक घोल और इलेक्ट्रोल का घोल देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9, मधुमेह क्या है? मधुमेह रोग क्या होता है? इसको इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। देखिए, इसके कारणों और आहार व्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखते हैं इसका उत्तर। मधुमेह एक चयापचयी विकार है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। शर्करा मतलब शुगर का लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है। 10 से 12 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर 80 से 120 mg 100 m होता है। रक्त में यदि ग्लूकोज का स्तर इतना बढ़ जाता है कि गुर्दों इसे संभाल नहीं पाते हैं, तब पेशाब में भी ग्लूकोज हार्मोन आने लगता है। यह बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी या फिर एकदम नहीं होने की वजह से होता है। देखिए, इसका कारण क्या है? मधुमेह होने का, डायबिटीज होने का कारण, ये पहला कारण है शरीर में इंसुलिन का न होना या फिर कार्यशील न होना, मतलब है वह काम नहीं कर रहा हो। दूसरा है शरीर में इंसुलिन का होना लेकिन कम मात्रा में। आइए देखते हैं इसका आहार व्यवस्था क्या होना चाहिए। मधुमेह के रोगी की आहार व्यवस्था, पहला है इंसुलिन की खुराक, दूसरा है ऊर्जा 20 से 40 कैलोरी के बीच में होना चाहिए, तीसरा है प्रोटीन 1 ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से, चौथा है कार्बोहाइड्रेट 80 से 100 ग्राम के बीच में, पाँचवा है वसा 15 से 20 ग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोटापा क्या है? उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें। देखिए, मोटापा क्या क्या है, उसको कैसे प्रभावित करता है, मोटापा क्यों हो जाता है, ठीक है, उसका विस्तार से जानते हैं। देखिए उसका उत्तर, अत्यधिक वसा एवं ऊतकों की उपस्थिति से शरीर में मोटापा आता है। शरीर जब कार्य क्षमता कम कर देता है और वसा ऊतकों में जम जाती है तभी मोटापा दिखने लगता है। मोटापा से आयु कम होती है। हृदय रोग और मधुमेह रोग के कारण मोटापा होता है। आइए इसको प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करते हैं। निम्नलिखित कारक मोटापे को प्रभावित करते हैं। देखते हैं, पहला शरीर में ऊर्जा का असंतुलन, दूसरा है आवश्यकता से अधिक भोजन, तीसरा है अल्प श्रमिक जीवन शैली, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, उससे भी मोटापा बढ़ने का कारण होता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, मतलब टेंशन में आदमी ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। आइए पाँचवा देखते हैं, आनुवंशिकता का प्रभाव, मतलब कहा जाता है कि जिसका माँ बाप मोटा हो उसका बच्चा भी मोटा होता है। ये भी एक, मतलब ये कम ही देखा गया है, मगर एक आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या मातृ कुपोषण परिवार एवं समुदाय के लिए खतरा साबित हो सकता है? जो मातृ कुपोषण जो है परिवार और समुदाय के लिए किस प्रकार खतरा होता है, आइए उसका विस्तार से उत्तर देखते हैं। मातृ कुपोषण का अर्थ है माताओं का कुपोषण। इसमें शामिल होने वाले प्रजननीय महिलाएं, गर्भावस्था, स्तन्य काल में होने वाली महिलाएं। मातृ कुपोषण का असर जन्म लेने वाले बच्चों पर पड़ने के कारण बच्चा जन्म से ही कुपोषित होगा तथा अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर परिवार पर आर्थिक और मानसिक प्रभाव छोड़ता है। बड़े होकर ये बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे और अंत में किसी भी समुदाय पर बोझ ही होंगे। ऐसी संख्या किसी भी समुदाय में ज़्यादा होने से समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर ही होगा। इस प्रकार से परिवार और समुदाय के लिए ये खतरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पोषणज अधनता की रोकथाम के लिए रोग निरोधक कार्यक्रम का मूल आधार क्या है? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। विटामिन ए की कमी से पोषण अधनता, कंजक्टिवा
का सूखना बिटोट बिंदु के लक्षण दिखाई देते हैं। पोषण अंधता की रोकथाम के लिए रोग निरोधक कार्यक्रम का मूल आधार है दैनिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में विटामिन ए का ग्रहण करना। विटामिन ए यकृत द्वारा शरीर में संचित होता है। यह बैंक की तरह काम करता है। जब शरीर में विटामिन की कमी होती है तब शरीर यकृत के संग्रहित विटामिन ए का प्रयोग करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चे को विटामिन ए की बड़ी मात्रा की खुराक देकर बच्चों में होने वाली अंधता को दूर करना या रोकना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गर्भावस्था के दौरान 3 मुख्य खतरे वाले कारकों का नाम बताएं। इन खतरे वाले कारकों की पहचान करना क्यों आवश्यक है। आइए उत्तर देखते हैं इसका। गर्भावस्था के दौरान खतरे वाले 3 मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं बार बार गर्भवती होना। कोई महिला बार बार यदि साल दर साल यदि गर्भवती होती है इससे भी खतरा बढ़ता है उसकी माँ पे। ठीक है। दूसरा देखते हैं बार बार संक्रामक रोग होना। ठीक है। तीसरा देखते हैं अधिक शारीरिक श्रम करना। ठीक है। देखिए इन खतरे वाले कारकों की पहचान जरूरी है क्योंकि इस कारण माँ और बच्चे या तो कुपोषित होने या उनकी जान को खतरा हो सकता है। इन कारकों की पहचान पहले करके इनसे बचा जा सकता है। माँ स्वस्थ रहेंगे तथा बाद में होने वाले आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बचा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। पोषणज एनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम पर एक नोट लिखिए। देखते हैं इसका नोट क्या है। कम आय वर्ग वाले परिवार के लोग खासकर महिलाएं और बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। बच्चों में यह मां द्वारा गर्भावस्था में खून की कमी के कारण हो जाता है। इस कारण प्रसव काल में बच्चे और माताओं की मृत्यु दर अधिक होती है। इसी कारण सरकार द्वारा पोषण एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और इनके शिशु में एनीमिया को खत्म करना है। इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा बात होता है। पहला है लौह तत्व से भरपूर नियमित खाद्य पदार्थों का सेवन। दूसरा है लौह तत्व और फोलिक अम्ल की गोलियों का वितरण। तीसरा है एनीमिया ग्रस्त व्यक्तियों की पहचान और उपचार। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह क्वेश्चन आपको ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इससे पहले जो क्वेश्चन बताएं उसी में से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यदि बढ़िया अच्छे से देख के आए होंगे यहाँ तक तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर देने में कोई हिचक नहीं होगी। यदि इसका आंसर आपको मिल जाता है तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर कर दें कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में इसका आंसर आपको बता देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें। ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।